यूएस को जो भारत इंपोर्ट करता है टोटल कुछ 90 बिलियन डॉलर के करीब मोटा मोटा, उस पे से आधे से ज़्यादा पे लगभग 60% पर ये 50% टैरिफ जो है वो लागू हो जाएगा। और अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट, हमारी जीडीपी में उसका योगदान है 2% का, टोटल 2% हमारी जीडीपी अमेरिकी एक्सपोर्ट पर निर्धारित है। आप समझ लीजिए कि उसके 60% के ऊपर ये 50% टैरिफ लागू होगा। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 0.4-0.5% जीडीपी का लॉस इसके 0.2 to 4 मैक्सिमम अपर लिमिट 0.4 है, 0.2 नुकसान हो सकता है 0.2 है। और कल आरबीआई ने जब अनुमान जारी किया इस फिस्कल ईयर का हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, तो उसने उसको 6.5% पर ही रखा है, जो पहले था, बदला नहीं है इन सब टैरिफ के बावजूद। तो क्या हम पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा ही, बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारा मार्केट जो है कंज्यूमर प्रोडक्शन वाला मार्केट है कि हम खुद भी कंज्यूम करके मार्केट को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, दुनिया में 235 देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है और 160 देशों से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स को। अमेरिका के साथ बड़ा हमारे साथ है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। हाँ, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, और खासतौर से फार्मा को लेकर जो जितना काम हो रहा है 30% से ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। दो चीज़ें समझिए, जैसे अभी समीर जी ने भी जिक्र किया कि अमेरिका में ट्रंप साहब लीगल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भी आ गए इस समय, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और जिस एक्ट का जिन्होंने जिक्र किया IEPA जो वहाँ पर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, तो उसमें फंसने वाले हैं ट्रंप साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मोटे तौर पर, मतलब ये अब फैसला नहीं आया कि भाई क्या ज़रूरत है ये इस तरह के टैरिफ लगाने की। दूसरा, वहाँ पर ये भी चर्चा हो रही है कि अमेरिका को कितना नुकसान होगा, जो अभी आपने बताया टैरिफ ट्रंप साहब बहुत फ़ायदा बता रहे हैं, तो वहाँ पर हर अमेरिकन को $2400 का नुकसान हो रहा है पर ईयर, ठीक है। और कुल मिला के जीडीपी में उनको भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो करीब 11 लाख करोड़ रुपए का, 11.5 लाख है, 11.6 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है, जो इतना सामान महंगा हो जाएगा उस सब का असर ये है। तो ये तो अमेरिका की स्थिति है, लेकिन ट्रंप साहब अब नाराज हो जाते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि चौधरी साहब नाराज हो जाएं तो नाराज हो जाते हैं। अब वो किस बात पर नाराज हैं? रशिया के साथ नाराज हैं। मुझे लगता है रशिया से ज़्यादा ये एग्रो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो मसला है ना, रशिया तो एक बहाना है, क्योंकि रशिया के साथ वो खुद भी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है। और जो चीज़ ट्रंप साहब समझ रहे हैं और राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि वीक प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है ये सही दोस्ती निभा रहे हैं ट्रंप साहब। ये नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का मौका है, मजबूत होने का मौका है। मुझे नहीं लगता, कल भी हमने चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर भारत झुकेगा, क्योंकि ये एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेज, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई संभावना नहीं है। 60% जो लोग हैं, आबादी है कम से कम, वो उस पूरे इकोनॉमी, एग्रो इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये होगा। और ये प्रधानमंत्री को जो उन्होंने कहा व्यक्तिगत नुकसान होगा, हमला होगा, मुझे लगा व्यक्तिगत तौर पे वो मजबूत होंगे। वैसे वो क्या कहना चाह रहे थे आपके हिसाब से, जब उन्होंने जो इंटरनल पॉलिटिक्स, व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसका एक असर जो बार बार कहते हैं ना, आप ये भी बता रहे थे कि ट्रंप के आगे दब गए, अडानी के आगे, और फलाना दिखाना जो भी चल रहा है। ये भी है कि भारत ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया। उनको लग रहा था पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया है, इजराइल ने कर दिया है, भारत भी कर देता तो वो टैक्स नहीं लगाता है। भारत ने नहीं किया, उन्होंने शायद संदेश भी भेजा होगा, लेकिन मोदी ने कह दिया कि भाई अभी आप उस लायक बने नहीं हो, जब बनोगे हम देख लेंगे। तो मुझे लगा पर्सनल नाराजगी यहाँ पे भी वो निकाल रहे हैं, कोई वजह तो रही होगी। मल्टी अलाइन जो डिप्लोमेसी है उसमें हम लोग ऐसे कमजोर स्थिति में नहीं है, इकोनॉमी के हिसाब से भी कमजोर स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मौका तो प्रधानमंत्री को यदि पॉलिटिकली और व्यक्तिगत तौर पे मजबूत होने का मौका ट्रंप साहब ने दिया है। वैसे राहुल गांधी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी कमजोर मत पड़ जाना, अब अमेरिका के सामने अपनी कमजोरी आड़े मत आने देना। क्या कमजोर अमेरिका के आगे? मतलब कोई प्रधानमंत्री हमारा भारत में तो कोई एक भी प्रधानमंत्री नहीं पड़ा। तो लेकिन इनको जवाब दिया बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने, सुनना आपको सुनाते हैं। कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे अमेरिका का मामला हो, राहुल गांधी जी जो है कितना घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, ये उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो तो ट्वीट किया
उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, डबल ए की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, आप किस तरह की क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। आप जवाब दो कि अडानी से आपने क्या लिया, आप जवाब दो अंबानी से क्या लिया, आप इसके पहले टाटा से क्या ले रहे थे, बिरला से क्या ले रहे थे। इस पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, जीएमआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया, एसआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है न किसी का लिया है, न किसी को वो देने वाले हैं, न खाते हैं, न खिलाने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है, और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है, उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है देशद्रोह है। देशद्रोह कहा इसको, आपने सुना अभी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के ट्वीट्स पर वो बात कर रहे थे। वैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के अंदर होनी है, तो उसमें वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ठीक जानकारी दीजिए। हाँ, उसमें कहने कहाँ वाले हैं, उसमें तो बम फोड़ने वाले हैं, बम फोड़ेंगे आज, एटम बम। अच्छा, तो ये क्या उस पे होगी इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन पर होगी? नहीं, वैसे कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छे दिन चल रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कल ही 2 एटम बम और फूटे हैं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर सब लोग अपनी बात कह लेते हैं ना। तो यूपीए काल के 2 आईएएस अफसरों ने, एक उस वक्त के वित्त सचिव, एक उस वक्त के कोयला सचिव, कोयला विभाग, दोनों ने बड़ी विस्फोटक बातें कह दी हैं। वो एटम बम थे कि हाइड्रोजन बम थे कि सुतली बम थे, वो अलग विषय है। एक ने कहा खुलकर कि उस वक्त एक मंत्री थी, वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स को कोई फाइल दबाकर बैठी थी, फाइल आगे नहीं बढ़ा रही थी, और मैंने ये बात जरिए करते 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 बहुत दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ, सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने खुलकर कहा कि वो मंत्री रिश्वत ले रही थी। दूसरा उन्होंने कहा मंत्राणी महिला मंत्री थी, अब नाम वही लें हम क्यों, उन्होंने कहा वो खुलकर रिश्वत ले रही थी। फिर दूसरे वित्त सचिव ने यह बताया कि एक बार उन्हीं मंत्री को इसी पर स्पष्टीकरण देने के लिए प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया, और उन्होंने आने से इनकार कर दिया, मैं बीमार हूं। फिर बताया गया कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना पड़ेगा। तो 40 मिनट के बाद आई, मतलब 40 मिनट भारत के प्रधानमंत्री ने इंतजार किया मंत्री के आने का अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। यह भी बताया जाएगा ना कहीं पर, त्रिपाठी जी? नहीं, ये मतलब एक तो ये कि मैं इस पे थोड़ा सा मेरी राय है कि ये सारे लोग हालांकि बड़े अच्छे अधिकारी रहे हैं, उनका बड़ा शिक्षा में और कोयला में दोनों में उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जब ये अधिकारी एक समय के बाद बोलते हैं तो कई बार ये भी लगता है कि आपने रहते हुए क्या क्या ठीक किया है, जरा उसकी बात करें तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिसकी बात कर रहे हैं तो उस वक्त मुझे याद है किसी ने शायद छापा भी था, कुछ जयंती टैक्स या क्या करके उस वक्त कहा जाता था कि ये कुछ तो था, मतलब वो शब्द याद मुझे नहीं आ रहा है इसलिए वो शब्द मुझे नहीं। तो ये हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने पुख्ता क्या किया, उन्होंने 3 बातें पुख्ता की। हर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त था, बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे, उनके जैसे लोग लगातार सरकार को, प्रधानमंत्री को बता रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री असहाय थे, प्रधानमंत्री कुछ करने की अवस्था में नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी और सुपर से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, ये था डेमोक्रेसी का पूरी तरह से, जिसको कहे ना कि उसके ऊपर जो चढ़ जाना, लोकतंत्र को खत्म कर देना, वो काम था। ये 3 बातें उसमें से निकल गई। सर ब्रेक का समय हो गया, कहीं तो बाद में बात कर लें। इसमें है कहां, जरा पता करो। एक लाइन में इनकॉग्निटो है वैसे तो बहुत, नहीं किस पार्टी में है भी पता कर लेना। हरिशंकर परसाई मुझे बदल गई पार्टी और क्या, हरिशंकर नहीं बदली है, हरिशंकर ना बिल्कुल एक लाइन मेरी एक लाइन केवल मैं कह रहा हूं कि हरिशंकर परसाई मुझे अचानक याद आ गए, जिन्होंने कहा कि सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद सबसे पहले ईमानदारी की शपथ खाता है। ऐसे याद आ गए थे हरिशंकर। ठीक है, लेकिन उनकी बातों को चैलेंज किया हो किसी ने, ऐसा भी नहीं है।